जीसी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय सेमेस्टर में आदिकाल के नामकरण प्रकरण को लेकर उपस्थित हुए हैं। आदिकाल का नामकरण जो आपका टॉपिक है, प्रकरण है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि जब द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं आप देंगे, वो परीक्षा ऑप्शनल होगी और इसमें आपको एक प्रश्न के साथ 4 विकल्प, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऐसे में जो आदिकाल का नामकरण है, इससे आप मान के चले कि निश्चित रूप से परीक्षा में आपके प्रश्न इससे आएंगे। तो नामकरण की ओर चलते हैं। आदिकाल, जब हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन हो गया, काल विभाजन हो गया, तो काल विभाजन के पश्चात आदिकाल के नामकरण को लेके एक विवाद उत्पन्न हुआ। कई सारे विद्वानों के बीच, साहित्यकारों के बीच, इतिहासकारों के बीच इसके नामकरण को लेके विवाद उत्पन्न हो गया कि आदिकाल का जो नामकरण किया गया है आदिकाल विभाजन में, काल विभाजन में, वो कहाँ तक तर्क संगत है, कहाँ तक उचित है। और उस नामकरण के पक्ष में विपक्ष में कई तरह के मत आए। इस प्रकरण में हम यही पढ़ेंगे कि आदिकाल को आदिकाल के अतिरिक्त और किस किस नाम से हम जानते हैं, अथवा आदिकाल के अतिरिक्त और कौन से नाम से जाना जाता है। अब इसमें किस इतिहासकार ने, साहित्यकार ने आदिकाल को कौन सा नाम दिया है, यही आपको ध्यान में रखना है। चलते प्रकरण में। आदिकाल, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये सब आदिकाल का नामकरण है। यानी आदिकाल को हम आदिकाल के नाम से जानते ही हैं। उसी को हम चारण काल भी कहते हैं, वीरगाथा काल भी कहते हैं, बीजवपन काल भी कहते हैं, अपभ्रंश काल भी कहते हैं और सिद्ध सामंत युग, यह नाम भी आदिकाल का है। तो यहाँ आपको जो नाम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये पूरा नाम आदिकाल का ही है। चारण काल, बीजवपन काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत युग, अपभ्रंश काल। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, बीजवपन काल किसने कहा, वीरगाथा काल किसने कहा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वह परीक्षा चाहे आपकी विश्वविद्यालय हो अथवा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। तो चलते हैं और जानते हैं कि आदिकाल का एक नामकरण के प्रस्तोता कौन है। सबसे पहले आता है मिश्र बंधु रासोकाल। ये ध्यान देंगे कि सारे नाम आदिकाल के ही हैं। यानी हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो सबसे पहला काल है, जो प्रथम काल है आदिकाल, उस आदिकाल को आदिकाल के अतिरिक्त भी इन सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें पहला आपका रासोकाल। आदिकाल का एक नाम है रासोकाल। इस नामकरण के प्रस्तोता है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु के विषय में हम लोग प्रथम सेमेस्टर में पढ़े थे कि मिश्रबंधु में 3 बंधु सम्मिलित हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो ये तीनों बंधु जो मिश्र बंधु हैं, तीनों ने मिलके आदिकाल को कहा कि आदिकाल के अतिरिक्त रासोकाल है। मिश्र बंधु ये देखे कि रासोकाल में आदिकाल में रासो ग्रंथ की प्रधानता है और उसी ग्रंथ को आधार बनाकर इन्होंने आदिकाल को नाम दे दिया रासोकाल। अब आपके परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि आदिकाल को रासोकाल नाम किसने दिया, तो आप बताएंगे मिश्र बंधु। आदिकाल को रासोकाल नाम किसने दिया, तो मिश्र बंधु ने आदिकाल को रासोकाल कहा। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल नाम दिया है। राम कुमार वर्मा जी का कहना था कि आदिकाल संधिकाल एवं चारण काल है। अब उसमें उन्होंने संधिकाल का इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें वह जैन और नाथ साहित्य के मेल को, साहित्य के मिश्रण को आधार बनाकर संधिकाल कह दिए। और आदिकाल में जो चारण होते थे, भाट होते थे राजस्थान के,
उनको आधार बनाकर उन्होंने चारण काल नाम दे दिया। यानी एक एक प्रवृत्तियां वह साथ लेके चल रहे हैं। यानी मिश्र बंधु ने रासो ग्रंथ को मान लिया, रामकुमार वर्मा ने जैन और नाथ मान करके संधि काल कहा और चारण को लेके चारण काल नाम दे दिया। उसके बाद राहुल संकीर्त्यायन आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम देते हैं। राहुल संकीर्त्यायन जी को पूरे आदिकाल में सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति की ओर ज्यादा वो ध्यान दिए। चूंकि आदिकाल में 4 तरह के साहित्य थे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसी में एक सिद्ध साहित्य है। उसी सिद्ध साहित्य को राहुल जी आधार बनाते हैं और आदिकाल को कहते हैं कि आदिकाल नहीं, सिद्ध सामंत युग है। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को नाम दिए बीजवपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि आदिकाल आदिकाल नहीं, बीजवपन काल है, क्योंकि आदिकाल में बहुत से ऐसे रस भाव का वपन होता है जो उसके पूर्व नहीं था, और उसी को आधार बना करके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि आदिकाल जो है वह बीजवपन काल है, क्योंकि अनेक ग्रंथ का आरंभ जो हो रहा है वह आदिकाल से ही हो रहा है। बल्कि इन्होंने जो कहा उसके विपक्ष में कई तरह के मत आए। विद्वानों ने कहा कि नहीं, आदिकाल से पूर्व भी कई तरह की रचनाएं हो रही थी, जिसके आधार पर इनके नाम को बहुत अत्यधिक मान्यता नहीं मिल पाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। उन्होंने कहा कि आदिकाल है क्योंकि हिंदी साहित्य के काल विभाजन का आरंभ यहाँ से हो रहा है, इसीलिए यह आदिकाल कहा जाना चाहिए। चूंकि उन्होंने आदिकाल नाम तो दे दिया, लेकिन वह एक संशय भी व्यक्त करते हैं कि कहीं लोग उसको बहुत पुरानी मान्यताओं से, रूढ़ियों से उसको ना लें, तो उन्होंने आदिकाल नाम दिया। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा। डॉक्टर मोहन अवस्थी का मानना था कि जो आदिकाल है वह कई चीजों का आधार है, कई ग्रंथों का, कई शैलियों का, रसों का आधार है। इसलिए इन्होंने कहा कि आदिकाल को आधार काल कहा जाना चाहिए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा आदिकाल को अपभ्रंश काल कहते हैं। चूंकि आदिकाल में जो कुछ हमारी जो साहित्य मिलते हैं उनकी भाषा अपभ्रंश है, और उसी भाषा को आधार बनाकर, उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाकर, अथवा ये कह लें ज्यादातर कि भाषा को ही आधार बना करके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि जो आदिकाल है वह अपभ्रंश काल है। और सबसे अंत में आते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, और उन्होंने कहा कि जो आदिकाल है वह आदिकाल के अतिरिक्त वीर गाथा काल है। अब इतिहास लेखन में एक मान्यता हुई, या ये कह लीजिए एक शर्त था कि जब हम काल विभाजन करेंगे और काल विभाजन के साथ साथ जब हम नामकरण करेंगे तो हम यह ध्यान देंगे कि वह उस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता हो। एक आधार मान लीजिए कि यह आधार था कि जब भी हम काल विभाजन करेंगे अथवा नामकरण करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि वह नाम उस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता हो। ठीक वही आधार बनाए आचार्य शुक्ल जी, और उन्होंने कहा कि आदिकाल आदिकाल के अतिरिक्त वीर गाथा काल है, क्योंकि शुक्ल जी ने यह देखा कि जो आदिकाल है वह युद्धों का काल था। युद्ध में कई तरह के वीर गाथात्मक रचनाएं हो रही थी, और उन्हीं वीर गाथात्मक रचनाओं को आधार बना करके आचार्य शुक्ल ने कहा कि आदिकाल वीर गाथा काल है। और अंत में बहुत से इनके मत में, इनके पक्ष में कई सारे मत आए और पक्ष विपक्ष दोनों में आए, क्योंकि जिस ग्रंथ को वह आधार बनाते हैं, कई विद्वानों ने कहा कि वह ग्रंथ पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है अथवा संदिग्ध हैं। तो इनके नाम के पक्ष में भी बहुत मत आए और विपक्ष में भी कई तरह के विवाद उत्पन्न हुए, और अंततः आचार्य शुक्ल के नाम को स्वीकार भी किया गया कि आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कह सकते हैं। तो ये आपका नामकरण है। अब आपको ध्यान यह रखना है कि इसमें आदिकाल जो है उस आदिकाल को और किस किस नाम से हम जानते हैं, एक ये चीज, और दूसरा आदिकाल को जो भी अतिरिक्त नाम दिया गया है उस नाम के प्रस्तोता कौन है, कौन ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने आदिकाल को कौन सा नाम दिया है,
परीक्षा की दृष्टि से यही याद रखना है। अब पुनः एक बार देखते हैं कि आदिकाल को मिश्र बंधु ने रासोकाल कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल एवं चारणकाल कहा है, राहुल संकीर्त्यायन जी ने सिद्ध सामंत युग कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, डॉक्टर मोहन अवस्थी आधार काल कहे हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल और रामचंद्र शुक्ल जी वीर गाथा काल। अभी जो प्रचलन में अत्यधिक नाम है वह आदिकाल और वीर गाथा काल, ये दो नाम को अत्यधिक मान्यता मिली, या ये कह लीजिए कि इनके पक्ष में अत्यधिक लोग आए, बहुमत आई कि सबसे आरंभ होने के कारण विभाजन में यह आदिकाल भी कहा जा सकता है। और वह उस युग में जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थीं, जो युद्धों का काल था, लड़ाइयाँ होती थी, जो कई वीर युद्ध में विजय प्राप्त करते थे, और उनको आधार बना करके जो हमारे रासो ग्रंथ लिखे गए, जो अधिकांश वीर गाथात्मक रचनाएं हो रही थी, उसको आधार बना करके इसको वीर गाथा काल भी कहा जाना उचित लगा। तो आदिकाल को आदिकाल एवं वीर गाथा काल नाम से सभी जानते हैं, लेकिन हमें अपने जानकारी के लिए ये सभी नाम याद रखने हैं कि आदिकाल को और किस नाम से हम जानते हैं। अगली कक्षा में आदिकाल की प्रवृत्तियां और आदिकाल में जो प्रमुख साहित्य का सृजन हुआ उसके साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।